नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है हमारे इस एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमने आपको पहले वीडियोज़ में बताया था कि मैं समाज से संदर्भित कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँगा जो आपके समाज से संदर्भित सारे जो थॉट्स हैं आपके उसको बदल कर रख देगा, या फिर आपको उसमें कुछ नवीनता देखने के लिए मिलेंगी। और समाज से संदर्भित एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, मेरा ऐसा दावा था। और आप देखेंगे कि 50 से अधिक प्रश्नों का आज के इस में मैंने श्रृंखला लेकर आया है। और उस श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि विभिन्न एग्जामिनेशंस में पूछे गए सारे प्रश्नों का संग्रह है। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित हैं, जो आने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। चलिए शुरू करते हैं, समय को नष्ट नहीं करते हैं। और हमारे जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, यदि वो हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छा यदि वीडियो लगता है तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, रसोई घर में कौन सा समास है। मतलब रसोई घर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जो भी समासिक पद हमारे सामने आए तो उसका हमको विग्रह करके देखना चाहिए। तो रसोई घर में यदि हम इसका विग्रह करें तो निकलता है रसोई के लिए घर, है ना। क्या निकलता है? रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर, बीच में ये आप कौन सा चिन्ह देख रहे हैं? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्हों का लोप जिसमें होता है वो हमने आपको बताया था ना, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। और वहाँ तत्पुरुष समास में भी हमने आपको उसके 6 भेद बताए थे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, जो है अधिकरण संबंध, ये हमने आपको बताए थे। 6 उसमें बताया था हमने आपको। तो जो यहाँ पे आप देखेंगे कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। तो यहाँ के लिए जो है ये क्या है? कारक है। और ये कौन सा कारक है? संप्रदान, है ना। संप्रदान है ना, संप्रदान में होता है ना को के लिए, तो ये संप्रदान कारक है। यदि हमसे प्रश्न ऐसा पूछा जाता और ऑप्शन उसमें होता संप्रदान कारक, अपादान कारक, तो हम वहाँ पर संप्रदान जो है संप्रदान तत्पुरुष को चुनते। लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। ये काफ़ी आसान प्रश्न था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार के स्पष्टता के साथ हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, ताकि जब भी आपके सामने प्रश्नों का क्रम आपके सामने आए तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, और उसको हम लोग ऑपरेशन करके उसके अंतिम छोर तक हम लोग पहुंचेंगे और उसका सही उत्तर हम लोग चयन करके निकालेंगे। चलिए और देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है त्रिलोचन। दिया गया है त्रिलोचन में कौन सा समास है, ठीक है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन मतलब तीन हो जिसके नयन, तीन हो जिसके नयन, यही होगा ना इसका। तीन हो जिसके नयन, जिसके नयन। तो अर्थात किसका बात किया जा रहा है? तीन, त्रिनयन, त्रिलोचन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिव जी को, है ना। तो ये जब दो पद मिलके, दो समासिक पद क्या कहते हैं? तीसरे पदों को दिखाते हैं। मतलब ये दोनों में ही कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों मिलके कुछ अलग ही पद को दिखाता होगा। तो इस प्रकार की समास को हमने आपको बताया था। कौन सा समास बताया था? बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास में वही सब आते हैं जो अपने अर्थ को छोड़ के कुछ विशिष्ट अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे योगरूढ़ शब्दों की हम बात कर सकते हैं, योगरूढ़ शब्दों की हम बात कर सकते हैं, जहाँ की यौगिक शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपने अर्थ को छोड़ के कुछ विशिष्ट अर्थ को ग्रहण कर लेता है, या फिर कुछ विशिष्ट अर्थ को प्रदर्शित करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो पिछले हमारे इस प्ले लिस्ट में आप देखेंगे कि शब्दों का प्रकार भी वहाँ पर दिया गया है। तो यौगिक शब्द आदि के संदर्भ में यदि आप में जानकारी कम है तो आप वहाँ पर जाके हमारे प्ले लिस्ट में उन वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये श्रृंखला है, संग्रह है, आप सभी के लिए एक विशेष समझ प्रदान करेगा। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने टर्म एंड कंडीशन के साथ वो सारे मटेरियल्स लिए हैं, और जो आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से, आपके तैयारी के दृष्टिकोण से एक सटीक और स्पष्ट तैयारी आपको करा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है कि विषधर, है ना। ये अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि विषधर में कौन सा समास है, ठीक है। विषधर में कौन सा समास है?
तो विषधर, विष को धारण करने वाला, ठीक है। क्या है यहाँ पे? विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे क्या हो जाएगा? विष को धारण करने, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला कौन होता है? विष को धारण करने वाला कौन है? शिव जी, है ना। शिव जी है ना विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला शिव है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको एक नोट्स में आपको बताया था कि जब उसमें 2-3 चीज़ें आपको दिखेंगी, कर्मधारय का गुण भी दिखेगा, द्विगु का गुण भी दिखेगा, तो वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। क्योंकि बहुब्रीहि समास यदि ऑप्शन में हो तो हमें बहुब्रीहि ही टिक करना है। तो ये आपको इस प्रश्न के संदर्भ में हमने स्पष्ट जानकारी दी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दशानन में कौन सा समास है? किसमें? दशानन में कौन सा समास है? मतलब क्या यहाँ पे है? 10 हो आनन जिसके, 10 हो आनन जिसके। तो ये 10 आनन कहलाता है ना। 10 हो आनन जिसके, किसके 10 आनन होते हैं? रावण के, है ना। तो रावण के। तो ये अपने अर्थ को छोड़ दे रहा है ना। अपने अर्थ को छोड़कर कुछ विशिष्ट अर्थ को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो हमने आपको बताया था जो अपने अर्थ को छोड़ देता है और विशिष्ट अर्थ को ग्रहण कर लेता है, ऐसे जो होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बहुब्रीहि समास होगा दशानन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो दशानन आपने बताया था जो संख्यावाची होता है वो द्विगु होता है। तो आपने बताया था कि जो विशेषण की विशेषता बताता है वो आपका क्या होता है? क्या कहते हैं कि उपमान उपमेय का संबंध जिसमें होता है। तो वो आप कहेंगे कि इस प्रकार से सर आपने अलग अलग चीज़ें बताई थी, लेकिन हमें आपको बता दूं कि द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन जब आपके ऑप्शन में द्विगु आपको दिया गया हो और बहुब्रीहि नहीं दिया गया हो उस समय हम उसको टिक करेंगे। लेकिन जब आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिखेगा तो हमें बहुब्रीहि टिक करना है, वही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है लाल मणि, है ना। लाल मणि में कौन सा समास है? ठीक है, लाल मणि में कौन सा समास है? तो लाल मणि मतलब ये लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। हमने आपको बताया था बीच में क्या आ जाएगा? है जो आ जाएगा, या फिर के समान आ जाएगा, या फिर विशेषण विशेष आ जाएगा, या उपमान उपमेय आ जाएगा। ये 4 चीज़ें हमने आपको बताई थी शॉर्ट ट्रिक्स में, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक तो है जो बीच में आ गया, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। और दूसरी बात कि यहाँ पर हमने आपको बताया था जो विशेषण, पहला पद क्या हो? विशेषण हो। तो लाल क्या है? विशेषता है। लाल क्या है? विशेषता है, जो मणि की विशेषण यानी कि मणि की विशेषता को बता रहा है कि मणि कैसा है? लाल है। तो ये विशेषण विशेष हो गया। उपमान उपमेय यहाँ पे हो गया, बिल्कुल स्पष्ट। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कौन सा है समास? ये कर्मधारय समास है। स्पष्ट एक एक करके, एक एक वर्ड करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। और देखिएगा आपके सामने जब भी आप एग्जामिनेशंस में या फिर कोई भी सेट आप निकाल के देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपके इसके देखने के बाद नहीं छूटेगा। मेरा ये गारंटी है, मेरा दावा है आपसे। यदि आपको प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो आपने हमारे वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा होगा, या फिर नहीं बनते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका उत्तर त्वरित रूप से देंगे। हम आपके तैयारियों का समर्थन करेंगे, हम आपके भावनाओं का कद्र करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ देखेंगे इनमें से किस में तत्पुरुष समास है? ठीक है, कुछ यहाँ पे ऑप्शन ही आपको दिए गए हैं वर्ड्स के रूप में, और आपको चुनना है कि कौन सा उसमें जो है क्या है? तत्पुरुष समास है। तो यहाँ आप देखेंगे पहला है शोकमग्न, दूसरा है दोपहर, महारानी, लंबोदर। तो लंबोदर मतलब गणेश जी, ये अपने अर्थ को छोड़ के दूसरा अर्थ बता रहा है, अर्थात ये तो नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले देखिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। जब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लेंगे तो एलिमिनेट आप तभी कर पाओगे जब आपको कुछ तथ्यों का स्पष्टता हो, आपको आप में कुछ तथ्यों की स्पष्टता हो, आप कुछ तथ्यों को समझ रहे होंगे, तभी आप एलिमिनेट भी कर सकेंगे।
नहीं तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ तो एलिमिनेट करने की यदि बात करें तो लंबोदर की बात कर सकते हैं। तो लंबोदर मतलब गणेश जी की यहाँ पर बात किया जा रहा है, जो अपने अर्थ को समासिक विग्रह करने पर अपने अर्थ को छोड़ देता है और कुछ विशिष्ट अर्थों को ग्रहण कर लेता है। तो वो कौन सा समास होता है? वो होता है आपको कर्मधारय। हमने आपको बताया था वो क्या हो गया, कर्मधारय समास हो जाता है। तो यहाँ पे ये तो कर्मधारय हो जाएगा। आगे है महारानी। क्या है? महारानी। महान है जो रानी, है ना, महान है जो रानी। तो ये विशेषण विशेष्य की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और सॉरी, लंबोदर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हमने बताया था जो अपने पद अपने को छोड़ के दूसरे चीज़ों को ग्रहण कर ले, दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। और महारानी मतलब विशेषण विशेष की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। दोपहर, तो यहाँ आप देखेंगे संख्यावाची शब्द है, पहला संख्या दिया गया है, तो ये संख्यावाची शब्द द्विगु समास हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन एक ही बचता है, शोक मग्न, यानी शोक में मग्न। हमने आपको बताया था कि इसमें जो है कारक चिन्हों का लुप्तीकरण होता है, कारक चिन्ह यहाँ पर छिप जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो लिखा है शोक मग्न मतलब शोक में मग्न। कर्म हमने बताया था आपको, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, जो संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये हमने आपको तत्पुरुष के कुछ भेद बताए थे। तो यहाँ पे है शोक में मग्न, है ना, शोक में मग्न। तो कर्ता को छोड़ के हम लोग यहाँ पे 6 के बारे में बात किया था हमने। कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अधिकरण में पढ़, है ना, अधिकरण में पढ़। तो ये कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष है। देखिए ऑप्शन पे आपको डिपेंड होना है, ऑप्शन हमें हमारे सामने क्या आ रहा है। यदि ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है कि तत्पुरुष समास जो है सिर्फ तत्पुरुष समास के संदर्भ में पूछा गया है, तो वो काफ़ी हमारे लिए जो है आसान सवाल है, क्योंकि हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उससे भी आसान तब होगा जब हमें अंदर जाने की बात आए, यानी कि तत्पुरुष के कुछ भेदों के संदर्भ में हमसे पूछ ले, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हमने आपको तोड़ के बता दिया कि इसके बीच में जो विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, जो कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, वही इसका समास होता है। तो बिल्कुल यहाँ तक आपको स्पष्ट होगी ये जानकारियाँ। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, अगला है आपके लिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार होता है, संक्षेप होता है, विग्रह होता है, विच्छेद होता है। देखिए विच्छेद तो होता नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जोड़ा जाता है पदों को, तो विच्छेद तो नहीं होगा। विग्रह मतलब हटाना, समासिक विग्रह, समास विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग करना, तो विग्रह भी नहीं होगा। विस्तार भी नहीं होता है। यहाँ पे हम उन दोनों को मिलाते हैं और मिला के संक्षिप्त बनाते हैं ना। यहाँ आप देखे होंगे कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, आप देखे होंगे कि वहाँ कारक चिन्हों का लोप हो जाता है जो, के समान आदि बीच में छिपे होते हैं, तो वहाँ पर हम उसको हटा के उसको संक्षेप करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 7। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। आगे देखते हैं, कई बार ये पूछे गए हैं, कई एग्जामिनेशंस में ये पूछे गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हम आपके सामने है, 8वां नंबर का प्रश्न है। इसमें है यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? यथाशक्ति, यथा क्या है? हमने आपको बताया था यथा अवयव है। क्या है? यथा अवयव होता है। और जितने भी हमने आपको बताया था, जितने भी ये उपसर्ग होते हैं, सारे उपसर्ग अवयव होते हैं। तो उपसर्ग की हमने बात की थी, पहला पद हमने छोटा की बात की थी, हमने अवयव की बात की थी। तो यहाँ आप देखेंगे पहला पद अवयव होता है, पहला पद छोटा होता है, पहला पद जो है आपका उपसर्ग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यथा भी क्या है? अवयव है। तो पहला पद अवयव है, इसीलिए ये जिस भी पद में मिलेगा पूरा समासिक पद अवयव हो जाता है, इसीलिए ये अवयवी भाव समास है। किस प्रकार का समास है? अवयवी भाव समास है। यहाँ आंसर भी आपके सामने जो है दिया गया है, अवयवी भाव, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपके लिए। और द्विगु तो आपको पता ही होगा, जो संख्यावाची होते हैं वो द्विगु हैं। जो तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष में तो कर्म यानी कर्म, करण जितने भी होते हैं उसको कारक चिन्हों का लोप होता है। और बहुब्रीहि समास तो हमने बता दिया था, जो अपने अर्थों को छोड़ देता है। जो समासिक विग्रह करते हैं तो वो अपने अर्थ को छोड़ के अलग अर्थ को धारण कर लेता है, इसी को हम लोग बहुब्रीहि कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवयवी भाव समास जो है यथाशक्ति है। ठीक है, क्योंकि यथा, जथा ये सभी क्या है? ये सभी आपका अवयव होता है ना। आगे देखते हैं 9वें नंबर के प्रश्न में। 9वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 9वां नंबर का प्रश्न है
राधा कृष्ण में कौन सा समास है, ठीक है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आंसर आपके सामने ऑप्शन है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। तो राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दो लोगों की यहाँ पे बात है, राधा और कृष्ण की बात है। अब बताइए यहाँ पे राधा इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण इम्पोर्टेंट है, कोई भी यहाँ पे पता ही नहीं चलता है ना। कुछ पता चल रहा है क्या? द्वंद्व की स्थिति है ना, द्वंद्व की स्थिति है। पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, प्रथम पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, पता ही नहीं चल पा रहा। द्वंद्वात्मक स्थिति जब उत्पन्न हो जाता है तो समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन में भी आप देखेंगे कि द्वंद्व समास यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल स्पष्ट है आप सभी के लिए, स्पष्ट जानकारी। इसमें मैंने आपको बताया था कि बीच में और का चिन्ह आ जाए, बीच में अथवा का चिन्ह आए, बीच में एवं का चिन्ह आए, तो ये सभी क्या होता है? आपका अवयवी द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में यहाँ तक रखना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 10वां नंबर में, राजकन्या में कौन सा समास है, ठीक है, राजकन्या में कौन सा समास है। तो राजकन्या में कौन सा समास है आपको बताना है। राजकन्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर पद जो है प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? राजकन्या, राज की कन्या, ठीक है, राज का कन्या, राजकन्या है ना, राजकन्या। तो ये जो है इसमें पद जो है प्रधानता किसकी है? कन्या की प्रधानता है। चाहे वो राज की पुत्री हो, राज का कन्या हो, या फिर देश की कन्या हो, किसी भी कन्या हो, लेकिन बात किसकी हो रही है? कन्या की बात हो रही है। इसीलिए प्रधानता किसकी है? प्रधानता है दूसरे पद की, यानी कन्या की प्रधानता है। और बीच में आपको मैंने बताया था कि कारक चिन्ह आ जाता है। तो कारक चिन्ह यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो कारक चिन्ह आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है, कारक चिन्ह है ना। तो आप देखेंगे संबंध यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो संबंध तत्पुरुष का ये उदाहरण है। क्या है? संबंध तत्पुरुष का ये जो है राजकन्या में, राज का कन्या, ठीक है, राज का कन्या। तो राज का कन्या का जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है? का आपके लिए एक संबंध बोधक शब्द होता है, संबंध सूचक विभक्ति का चिन्ह है, कारक है। तो ये संबंध तत्पुरुष का एक उदाहरण है। तो तत्पुरुष यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। 11 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है, ठीक है, बहुब्रीहि समास कौन सा है। ऑप्शन ए में है जन्मांध, ऑप्शन बी है जीवन मुक्ति, ऑप्शन सी दया सागर, ऑप्शन डी में है चक्रधर। अब आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस हम लोग डिले करते हैं, या फिर आपको बहुब्रीहि समास याद है तो भी आप इसको स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जन्मांध। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, है ना, जन्म से अंधा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे कारक चिन्ह आ रहा है, और कारक चिन्हों का यहाँ पे लोप हो जा रहा है। तो ये कौन सा समास है? ये तो तत्पुरुष समास है भाई, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर जीवन मुक्ति, मतलब जीवन से मुक्ति, है ना, जीवन से मुक्ति से यहाँ पे जो है कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो कारक चिन्हों का यहाँ पे लोप हो गया है। तो ये क्या है? जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है ना, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये भी हमारा होगा नहीं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, यानी कि श्री कृष्ण, है ना, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण। हमने आपको बताया था कि जिस भी समासिक पद का विग्रह करने पर वह अपने वर्तमान अर्थ को छोड़ देता है और विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है, दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में आप देखेंगे कि ये चक्रधर आ रहा है, चक्रधर, इसका अर्थ होता है जो आपका श्री कृष्ण, कृष्ण के हाथ में चक्र है, तो इसीलिए श्री कृष्ण इसका अर्थ होता है। ये अपने अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ को धारण कर लेता है, अर्थात ये हो सकता है। अभी फिलहाल हम इसको, एक और ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। दया सागर, दया का सागर, है ना, दया का सागर। तो ये भी काके की दिखा रहा है। तो ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। जहाँ भी कर्म यानी कि कारक चिन्ह आपको दिख जाए, तो कारक चिन्ह जहाँ भी आ जाए वो तत्पुरुष है। और इसमें 6 तत्पुरुषों की हमने बात की थी, कर्म तत्पुरुष की, करण तत्पुरुष की, संप्रदान तत्पुरुष की, अपादान तत्पुरुष की, अधिकरण तत्पुरुष की और संबंध तत्पुरुष की। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। स्पष्ट रूप से आपका उत्तर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास भी यदि कोई प्रश्न है तो आप उस प्रश्नों को हमारे इस सीरीज के नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसको हल कर लूँगा। आगे देखते हैं 12 नंबर के प्रश्न में। 12वें नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर आप देखेंगे परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। हमने आपको बताया था कि जिस समासिक पद को विग्रह करने पर बीच में आपको है जो, के समान आदि वर्ड आते हैं, या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है, या फिर विशेषण विशेष होता है, वैसे समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था वैसे समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि परमेश्वर जो शब्द है, ठीक है, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, जो सबसे ऊंचे ईश्वर की बात यहाँ पे की जा रही है, परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो परमेश्वर शब्द हो जाएगा परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। ये आपको बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। आगे देखते हैं 13वें नंबर के प्रश्न में। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? 13वें नंबर का प्रश्न में। 13वें नंबर के प्रश्न में है नवयुवक। क्या है? नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी में द्विगु है, ऑप्शन डी में आपका है क्या दिया गया है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन डी है आपका, यहाँ देखते हैं नवयुवक है ना। क्या है? नवयुवक में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है द्वंद्व। ठीक है, नवयुवक, नवयुवक यानी नए जमाने का युवक, का की आ गया, तो कौन सा यहाँ पे चिन्ह आपको दिख रहा है? ठीक है, युवक की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है ना, युवक की विशेषता बताई जा रही है। नव है जो युवक, मतलब नया है जो युवक, इसी को तो हम लोग बोलते हैं नवयुवक, है ना। नवयुवक यानी युवक में वो नया है, इसीलिए ये क्या कह रहा है? विशेषण और विशेष का संबंध यहाँ पे दिख रहा है, उपमान उपमेय का संबंध यहाँ दिख रहा है ना। तो इसीलिए ये, और बीच में आप एक भी चिन्ह और मैंने आपको बताया था, है जो या के समान आदि शब्द बीच में आते हैं, तो इस प्रकार से भी हम उसको पहचान सकते हैं। तो इससे हमने पहचान लिया ये कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये होगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14वें नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है गौरी शंकर में कौन सा समास है। ठीक है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन इसकी बात करेंगे गौरी शंकर। गौरी शंकर किसका? गौरी भी है और शंकर भी है। आप देखेंगे कि ना तो यहाँ प्रथम पद की प्राथमिकता है, ना ही यहाँ पर द्वितीय पद की प्राथमिकता है, यहाँ पर दोनों ही पद की प्राथमिकता नजर आती है, यानी कि प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, दोनों ही पद प्रधान नजर आ रहे हैं। इसीलिए गौरी शंकर में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि जो जब दोनों पद प्रधान हो जाता है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, पता स्पष्ट नहीं होता है कि किस पद की प्रधानता है, दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और ये स्पष्ट रूप से आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वंद्व समास इसका आंसर हो जाएगा। और द्विगु समास में हमने आपको बताया था संख्यावाची होता है, यानी कि प्रथम पद जो होता है संख्या होता है। और तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, कर्मधारय समास भी बता दिया था, द्विगु समास भी हमने बता दिया था। तो कर्मधारय समास में भी हमने आपको बताया है जो के समान बीच में आ जाए, तो इस प्रकार से वो कर्मधारय होता है। तो गौरी शंकर जो है यहाँ प्रथम पद की भी प्रधानता है, द्वितीय पद की भी प्रधानता है, इसीलिए ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और इसमें हमने आपको बताया था कि इसका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर बीच में और या अथवा आदि शब्द लिखते हैं, तो इससे हम इसको स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। 15वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न में है मनमौजी में कौन सा समास है। ठीक है, मनमौजी में कौन सा समास होता है?
तो यहाँ आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी में है कर्मधारय, ऑप्शन डी में है अवयवी भाव। ठीक है, तो मन मौजी, मन का मौजी, मन का मौजी का यहाँ कौन सा चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह आपको दिख रहे हैं और कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, इसीलिए मन का मौजी यहाँ पे तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ठीक है, और काके की संबंध तत्पुरुष का एक उदाहरण है, काके की क्या है, संबंध तत्पुरुष का एक उदाहरण है। और संबंध तत्पुरुष में आपको यहाँ पर संबंध तत्पुरुष नहीं दे करके सिर्फ और सिर्फ तत्पुरुष समास दिया गया है, इसीलिए तत्पुरुष समास का ये उदाहरण आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे शायद। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 16वें नंबर में, आप देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया है धर्माधर्म में कौन सा समास है, धर्म अधर्म कौन सा समास है। हमने आपको बताया था कि जिस समास में आप देखेंगे कि उल्टे शब्द, खास करके हमने आपको पहचानने का एक ट्रिक्स बताया था, उल्टे शब्द का यहाँ पर आप देखेंगे अनावरण होता है, जैसे दिन रात, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द जब भी आते हैं तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। इसमें शब्दों का क्या होता है, क्रम होता है, उल्टे क्रम में आता है। ठीक है, तो ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। कौन समास का उदाहरण होता है, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, और इसमें दोनों पदों की प्रधानता आपको देखने के लिए मिलती है। अब बताइए, धर्म भी है अधर्म भी है, बीच में हमने और आपको बताया था कि और का चिन्ह आ जाए, धर्म और अधर्म, है ना। धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म। यहाँ विग्रह करने पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा विग्रह करने पे, धर्म और अधर्म, है ना, दोनों ही चीज़ आपको दिखेंगे। अब बताइए कि धर्म यहाँ पर जो है धर्म यहाँ पर जो है क्या है, प्राथमिक है कि अधर्म प्राथमिक है। यहाँ पर दोनों की प्राथमिकता दिखती है ना, दोनों की यहाँ पर प्राथमिकता दिखती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, यानी ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे देखते हैं 17वें नंबर के प्रश्न पे। 17वां नंबर का प्रश्न यहाँ आप देखेंगे। 17वें नंबर के प्रश्न में है कि क्या दिया गया है, प्रत्येक में कौन सा समास होता है, प्रत्येक में कौन सा समास होता है। प्रति एक, प्रति एक, ठीक है ना, प्रति एक, हर एक में, है ना, प्रति एक में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है अवयवी भाव, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया था कि कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय में बताया था आपको कि क्या होता है, यहाँ पर के समान है जो आदि शब्द आते हैं उपमान उपमेय वाला, और द्वंद्व समास में बताया था दोनों पदों की प्रधानता होती है और का चिन्ह बीच में आता है। लेकिन एक चीज़ आप याद करें कि हमने आपको बताया था कि जो समासिक विग्रह करेंगे, ठीक है, समासिक विग्रह करेंगे तो पहला शब्द और दूसरा शब्द जो स्पष्ट रूप से आएगा, पहला शब्द क्या होगा, पहला शब्द उपसर्ग होगा, या फिर पहला शब्द आपका अवयव होगा, पहला शब्द आपका छोटा होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे प्रति क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, तो प्रति क्या है, प्रति उपसर्ग है ना, प्रति उपसर्ग है। और उपसर्ग जितने होते हैं, जितने भी उपसर्ग हैं, सभी उपसर्ग अवयव होते हैं। तो ये हमारा क्या है, अवयव है, और जब ये एक के साथ मिल जाता है तो पूरा समासिक पद ही अवयव हो जाता है। तो ये पूरा पद हमारा अवयव हो गया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, ये अवयवी भाव समास का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, काफ़ी स्पष्ट रूप की से आपको जानकारी हम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक एक तोड़ के हम सारे जो है इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ताकि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से डिले नहीं होगा। एक बार जो आप स्पष्ट रूप से एक बार यदि आप देख लेते हैं तो इसके बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आगे देखते हैं और अगले प्रश्न के संदर्भ में बातें करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के संदर्भ में बात करते हैं। तो आगे है यहाँ पर पल पल, है ना, आपने गाना भी सुना होगा, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, सॉरी, तो आपने ये गाना भी सुना होगा पल पल, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप शब्द की क्या हो रही है, दोहराव हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में भी हमने आपको अवयवी भाव में बताया था, तो ये प्रश्न भी आपका क्या होगा, ये प्रश्न भी आपका अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा, अवयवी भाव, मतलब समान मतलब जो आपका शब्द है उन्हीं का दोहरा होना, ये आपका क्या होगा, दिनों दिन, है ना, दिनों दिन, एक ही शब्द का दोहरा होना, ये सारे शब्द अवयवी भाव के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिनों दिन, रातों रात, है ना, ये सारी चीज़ें जो भी है ये अवयवी भाव समास का ही एक रूप है। अवयवी भाव समास में
ही ये आ जाएगा पल पल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा और यही आपका स्पष्ट उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। आगे चलते हैं 19वें नंबर के प्रश्न पर। 19वें नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे, 19वां नंबर का प्रश्न है माल गोदाम। ठीक है, क्या दिया गया है, माल गोदाम में कौन सा समास होगा। ठीक है, माल गोदाम में कौन सा समास होगा, माल गोदाम में कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी है आपको द्विगु समास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कैसे, तो चलिए देखते हैं। माल गोदाम मतलब माल रखने के लिए गोदाम है ना, माल के लिए गोदाम, तो के लिए आपका आता है संप्रदान में, है ना, संप्रदान कारक है। तो कारक चिन्ह की यहाँ पर जो है लोप हो रहा है, कारक चिन्हों का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इस प्रकार जब कारक चिन्हों का लोप होता है तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष के अंदर भी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न है आपके लिए, बार बार में कौन सा समास है। ठीक है, बार बार में कौन सा समास है। मैंने बताया आपको, जो समान शब्दों का जब रिपीटेशन होता है तो वो हमारा अवयवी भाव समास कहलाता है। तो अवयवी भाव समास के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं समान पद यहाँ पे जो है फिर से रिपीटेड हो रहे हैं, है ना। जो पहले बार था फिर बार बार आ गया, मतलब एक ही शब्द यहाँ पे 2 बार रिपीटेशन है, तो ये हमारा अवयवी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। बिल्कुल आपको यहाँ स्पष्ट रूप से याद रखनी है। जब यदि लेकिन उल्टे शब्द यहाँ पर आ जाए, जैसे दिन रात, तो वहाँ पे अलग आपका हो जाता है। ठीक है, अलग समास हो जाता है, ये आपके ध्यान में यहाँ पर बिल्कुल रखना है। और जब सेम शब्द स्पष्ट रूप से रिपीटेड हो रहे हैं तो वो शब्द आपके क्या हो जाएंगे, अवयवी भाव समास हो जाएंगे। आगे देखते हैं 21 नंबर के प्रश्न में। 21वां नंबर का प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्महीन में कौन सा समास होता है। कर्महीन में कौन सा समास होता है। कर्महीन मतलब कर्म से हीन, है ना, कर्म से गिरा हुआ। कर्महीन उसी को बोलते हैं ना, कर्म से गिरा हुआ, कर्म से गिरा हुआ। तो से क्या है, से है कारक चिन्ह, से क्या है, कारक चिन्ह है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कारक चिन्ह का यहाँ पर क्या होता है, लोप हो रहा है। और कारक चिन्हों का लोप हमने आपको बताया था कि कारक चिन्हों का लोप जिसमें होता है वो कौन सा समास होता है, वो होता है तत्पुरुष समास, है ना। कारक चिन्हों का लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है। और यहाँ पर दिया गया है कर्म से हीन, से तो कर्ता कर्म करण, है ना, करण से, तो यहाँ पे करण जो है तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष। इतनी आपसे डीप में यदि पूछा जाता है तो आप बताएंगे, या अन्यथा आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि कौन सा ये है, तो ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए है 22 नंबर में, का पुरुष में कौन सा समास होता है। का पुरुष में कौन सा समास होता है। का मतलब होता है क्या, का मतलब होता है कि गिरा हुआ, है ना। का मतलब क्या होता है, गिरा हुआ। ऐसे जो है यहाँ पे दिया गया है का पुरुष, तो गिरा हुआ पुरुष। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या, जो है का पुरुष मतलब क्या कहें उसको हम, नीच के समान पुरुष। तो इस प्रकार के पुरुष को के समान, है ना। तो यहाँ पर जो है के क्या है आ रहा है शब्द, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका हो जाएगा। ठीक है, का पुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि का ऐसे भी आप देख सकते हैं, का जो है ये हमारा कारक चिन्ह होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 23 नंबर में। यहाँ पे देखेंगे कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो कई बार मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया, तो ये आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको पता होगा कि द्विगु समास जो होता है उसका पहला शब्द संख्यावाची होता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, नदी भिष्ट एक सूत्र है संस्कृत के अंदर। ठीक है, नदी भिष्ट सूत्र, इसके अंतर्गत होता क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रश्न हमारे गलत होते हैं। जब किसी भी एग्जामिनेशंस में हम जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं और वहाँ पे हम जो है इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग यहाँ पर गलत कर देते हैं। नदी भिष्ट एक सूत्र है संस्कृत में, इसका अर्थ होता है कि यदि नदियों के नाम के पहले, ठीक है, नदियों के नाम के पहले यदि संख्या का प्रयोग किया गया है तो वो हमारा अवयवी भाव समास होता है। ये बातें हमने आपको समास वाले चैप्टर्स जो हमने पढ़ाए हैं उसमें हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। तो इसी प्रकार से नदी भिष्ट एक सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, नदी भिष्ट सूत्र के माध्यम से जो हमारा समास होता है नदियों के नाम से पहले, जैसे अष्टगंगे, है ना, 9 गंगे, या फिर कोई भी नदी हो जाए, गंगा यमुना
सरस्वती, किसी भी प्रकार की नदियों की बात करें तो नदियों के नाम से पहले यदि संख्या का प्रयोग किया गया है तो वो संख्या हमारा स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि संख्या का यदि प्रयोग किया गया है तो वो अवयवी भाव समास का एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पद संख्यावाचक हो तो वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है 24 नंबर में, 24 नंबर में आपका प्रश्न है। ठीक है, 24 नंबर का आपका प्रश्न है वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के मेल को ही हम लोग संधि कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और इसको मैंने इसीलिए इसमें लिया है ताकि हमारे बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूजन में होंगे कि हमने समास के प्रश्न को लाया है तो ये समास से संदर्भित होंगे। ये आपको फंसाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। वहाँ पदों का जो है, पदों का ये होता है, मेल होता है, लेकिन यहाँ पे वर्णों का मेल आपको दिया गया है तो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है यहाँ पर 25 नंबर में। 25 नंबर का प्रश्न है और इसमें दिया गया है, 25 नंबर के प्रश्न में आपको दिया गया है कि किस समास में दोनों ही पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, दिखाते हैं, अर्थ ले लेते हैं। ये हमने आपको बताया था बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास जो होता है इसमें अपने अर्थ को यहाँ पे छोड़ देता है, अपने अर्थ को छोड़कर ये कुछ विशेष अर्थ को, दूसरे अर्थ को ये ग्रहण कर लेता है। तो दूसरे अर्थ को ग्रहण करता है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है घनश्याम में कौन सा समास है। ठीक है, घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम आपको पता होगा, घनश्याम तो इसका जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तीसरे अर्थ को आप स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लेता है। घन है जो श्याम, तो ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये कृष्ण भगवान के लिए कहा जा रहा है, घनश्याम शब्द, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जब इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पे ये अपने अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ को धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये कौन सा समास है, ये आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं 27 नंबर के प्रश्न में। 27 नंबर के प्रश्न में है किस समास के शब्द को विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में और आता है। बताइए, और आता है तो हमने आपको बताया था कि और जो आता है ये किस में आता है, द्वंद्व समास में आता है ना। जैसे हमने आपको बताया था राधे कृष्ण, राम कृष्ण, ठीक है, राम श्याम, राधे श्याम। तो इस प्रकार जो होता है इसमें दोनों ही पद क्या होता है, दोनों ही पद क्या होता है, प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और ये दोनों पदों की प्रधानता होने के कारण इसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। पता उसमें स्पष्ट नहीं चल पाता है कि किसकी प्रधानता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगले संदर्भ में। देखते हैं अगला संदर्भ आपके लिए है 28 नंबर में। किस समास में पहला पद प्रधान और अवयव होता है। पहला पद प्रधान और अवयव होता है किस समास में। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास में, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास में, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस समास में पहला पद प्रधान और अवयव होता है। प्रधान भी होता है और अवयव भी होता है। तो अवयवी भाव में हमने आपको बताया था कि प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अवयव होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, प्रथम पद छोटा होता है। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से यदि याद होंगे तो एक भी प्रश्न आपके यहाँ से गलत नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, पहला पद प्रधान, पहला पद अवयव। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा समास, ये आपका हो जाएगा अवयवी भाव समास। तो इसमें अवयवी भाव समास नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 29 नंबर में। किस समास में प्रथम पद विशेषण विशेष संबंध और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, विशेषण विशेष संबंध होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध होता है, यानी कि एक जो है दूसरे की विशेषता बताते हैं। उपमान उपमेय का संबंध होता है। हमने बताया था बीच में आपको है जो या के जैसा या के समान शब्द का प्रयोग आपको बीच में होता हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो पद होते हैं, इस प्रकार के जो समासिक पद होते हैं, वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। बिल्कुल आपको स्पष्ट जानकारी
एक भी इधर उधर की जानकारी नहीं, स्पष्ट जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशंस स्पष्ट हो सकें। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक से एक बार यदि वीडियोस को अंतिम तक देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, और जितने भी आपको आज के बाद समास के प्रश्न मिल जाएँ वो सारे प्रश्न हल नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं हर चीज़ आपके लिए हम हर संभव प्रयास करूँगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न के संदर्भ में। अगला प्रश्न है आपके लिए ठंडा गर्म। ठीक है, क्या है, ठंडा गर्म में कौन सा समास होगा। ठंडा गर्म शब्द है, इसमें कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी में है द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म। ठीक है, ठंडा अभी अभी हमने आपको बताया है, और शब्द जो है किस में आता है, ठंडा और गर्म। बताइए कि कौन सा पद इसमें जो है प्रधान है। तो प्रधान शब्द यहाँ पर नहीं दिख रहा, प्रधान पद नहीं दिख रहा, दोनों ही पदों की प्रधानता नज़र आती है। तो यहाँ पर दोनों पदों की जब प्रधानता नज़र आए या फिर बीच में और का चिन्ह आ जाए, बीच में अथवा का चिन्ह आ जाए, तो इस प्रकार के समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 31 में 31 नंबर में क्या दिया गया है। 31 नंबर का प्रश्न है तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो कौन सा पद प्रधान होता है, अभी तक में सिर्फ हमने एक जो पहला देखा था अभी भी भाव, उसी में सिर्फ हमने देखा था कि प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधानो अवयवी भव, मतलब जो प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वह अवयवी समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। लेकिन जिसमें प्रथम पद प्रधान नहीं होता है, बाकी कोई भी समास में जो है प्रथम पद की प्रधानता की बात नहीं की गई है, तो जिसमें दूसरा पद इन सभी में प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें दोनों तत्पुरुष और द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पद इनमें प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों पद जिसमें प्रधान होता है, दोनों पद जिसमें प्रधान होता है वो हमने आपको बताया था द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं 32 नंबर के प्रश्न पे। 32 नंबर का जो प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है कि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब किसी की प्रधानता नहीं होती है। दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। कर्मधारय समास में, ठीक है, बहुव्रीहि समास में, द्विगु समास में या द्वंद्व समास में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी की भी प्रधानता नहीं होती है। प्रधानता यहाँ पर इसलिए नहीं होती है कि ये जो है जब विग्रह करते हैं, समासिक विग्रह किया जाता है, तो ऐसे पद अपने दोनों ही अर्थ को छोड़ देता है और ये किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आप देखेंगे कि लौह पुरुष क्या दिया गया है, लौह पुरुष में कौन सा समास होता है, लौह पुरुष में कौन सा समास होता है, लौह पुरुष में कौन सा समास होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि लौह पुरुष मतलब जो है लोह पुरुष, लोहे के समान जो पुरुष होता है, तो के समान, के जैसा जब आ जाए तो या फिर हम कहें वहाँ पर जो उपमान उपमेय का संबंध हो जाता है, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाता है। तो उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य आदि का संबंध आ जाता है, या फिर बीच में के जैसा या के समान आदि शब्द आ जाते हैं, तो इस प्रकार जो होता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ये हमने आपको बताया था, पहले भी बताया था। उपमान उपमेय आ जाए, विशेषण विशेष्य आ जाए, तो ये कर्मधारय समास आपका हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे तिल पापड़ी। 34 नंबर में प्रश्न है तिल पापड़ी में कौन सा समास है। तिल पापड़ी में कौन सा समास है, मतलब तिल पापड़ी मतलब क्या, तिल का पापड़ी है ना, तिल का पापड़ी, तिल का पापड़ी। तो तिल जो है ना, तिल का पापड़ी, का कौन सा शब्द है, का है आपका जो है कारक चिन्ह है ना, का क्या है, कारक चिन्ह होता है ना, कारक चिन्ह होता है। तो ये कारक चिन्ह जो है, का जो क्या है, कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह यहाँ पे आप देखेंगे कि कारक चिन्हों का लोप जो होता है, हमने आपको बताया था कारक चिन्हों का लोप होता है किसमें, कारक चिन्हों का लोप किसमें होता है, तो कारक चिन्हों का लोप होता है किसमें, तत्पुरुष में। ठीक है, तत्पुरुष में होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्यों होगा, तो यहाँ पर जो है आपका चिन्ह का यहाँ पर लोप है, इसका लोप है, चिन्हों का यहाँ पर लोप है जो कारक चिन्ह है। चलिए आगे देखते हैं।
अगले प्रश्न में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है चौराहा। ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी है बहुब्रीहि समास। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, चौराहा में द्विगु समास है। और द्विगु समास में हमने आपको बताया था कि प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वही द्विगु कहलाता है। लेकिन एक बात मैंने आपको साथ में और बताई थी। क्या बताई थी? कि नदी भिष्ट एक सूत्र होता है और नदी भिष्ट सूत्र से नदियों के नाम के पहले जब भी संख्या का प्रयोग होता है तो वो हमारा क्या होता है? द्विगु समास नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशंस में यही गलती होती है और हम लोग समझते हैं कि हमने सही बनाया था तो नंबर हमारे कैसे कट गए। नंबर यहाँ पर कटता है कि एक सूत्र यहाँ पर दिया गया है संस्कृत में, संस्कृत के लिए, और हिंदी में भी हर जगह पर नदियों के नाम के पहले यदि वहाँ पर आप देखेंगे कि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग है तो वो हमारा जो है कौन सा शब्द हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान में आपको रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आपके लिए 36 नंबर में कि देवासुर में कौन सा समास है? देव असुर, देव और असुर। देवासुर मतलब क्या? देव और असुर, देव और असुर। तो यहाँ पे दोनों ही पद की प्रधानता है, किसी एक पद की प्रधानता यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, नज़र आ रही है। देव के समान असुर है ना, देव के समान, सॉरी यहाँ पर हमने गलत इसका विग्रह किया। इसका जो होता है देवासुर मतलब देव के समान, देव के समान, देव के समान असुर। असुर एक राक्षस है, एक राक्षस है, लेकिन वो कैसा है? देव के समान है, मतलब भगवान के समान उसमें जो है विशेषता है। तो विशेषता इसकी बताई जा रही है, किसकी? असुर की, राक्षस की, कि वो देव के समान है। तो ये विशेषता विशेषण विशेष से हो जाएगा, उपमान उपमेय का संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये समास कौन सा होगा? ये हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। इससे पहले भी हमने आपको बताया था द्विगु समास में जो संख्यावाची शब्द होता है या फिर जो संख्या प्रथम में स्पष्ट होता है, तो संख्यावाची शब्द जितने भी होते हैं वो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। द्वंद्व समास में जो हमने आपको बताया था कि दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे राधे श्याम, राधा और श्याम दोनों की प्रधानता है, किसी एक को हम प्रधान नहीं कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो राम कृष्ण, राम भी और कृष्ण भी दोनों यहाँ पर प्रधान है, प्रधान भाव जिसमें दोनों में है, तो वो द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष तो हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। तो ये बिल्कुल आपको जो है याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और आपके इस प्रकार से जब भी प्रश्न आएंगे तो एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, ये हमारा दावा है और आपसे वादा भी है। यदि कोई ऐसा प्रश्न गलत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम उसका सही उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं 37 नंबर के प्रश्न में ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये प्रश्न जो है माल गोदाम, माल गोदाम में कौन सा समास है? माल गोदाम में कौन सा समास है? माल गोदाम आप देखेंगे जब इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माल के लिए गोदाम, ठीक है, माल के लिए गोदाम यानी कि माल रखने के लिए जो गोदाम बनाया जाता है, तो माल गोदाम ये होता है, माल के लिए गोदाम। तो माल रखने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे बीच में जो है कौन सा शब्द आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है, कारक शब्द आ रहा है। कारक है के लिए, के लिए मतलब संप्रदान कारक में के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक में के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। और के लिए शब्द जो इसमें आ गया, इसीलिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। और के लिए आप देखेंगे कि संप्रदान में आता है ना, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है, तो संप्रदान में के लिए आता है। इसीलिए जब आपको इसके अंदर से जब प्रश्न पूछा जाए कि के लिए जिसमें आ जाता है, ठीक है, के लिए जिसमें आ जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वहाँ पे आपको बताना है कि के लिए जिसमें आ जाए वहाँ पे हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 38वां नंबर के प्रश्न में। 38वें नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे चंद्रोदय में कौन सा समास है? चंद्रोदय में कौन सा समास है? चंद्र के समान उदय, है ना, चंद्रोदय, चंद्र के समान उदय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्र का उदय, चंद्रोदय मतलब चंद्र का उदय, चंद्रमा का उदय होना चंद्रोदय कहलाता है। जैसे सूर्योदय हम लोग बोलते हैं, तो सूर्य का जो उदय होना होता है, सूर्य का निकलना होता है, उसे हम लोग सूर्योदय बोलते हैं। इसी प्रकार से चंद्र का जो उदय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रोदय बोलते हैं। और चंद्र उदय, चंद्रोदय, ठीक है, चंद्र का उदय जो होता है चंद्रोदय होता है, चंद्र का जो उदय होता है चंद्रोदय होता है, ठीक है।
चंद्र का जो उदय होता है उसे क्या बोलते हैं, चंद्रोदय बोलते हैं। तो चंद्रमा का उदय को चंद्रोदय बोलते हैं, और जो ये उदय होता है क्या, सूर्य का जो उदय होता है उसको क्या बोलते हैं, सूर्योदय बोलते हैं। तो चंद्रमा का उदय मतलब चंद्रोदय, ठीक है। और ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिया गया है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो चंद्रोदय में कौन सा समास होता है, चंद्रोदय में कौन सा समास है, चंद्रमा का उदय, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर जो कौन सा चिन्ह लोप हो रहा है, कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, ठीक है। क्या होता है यहाँ, कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने 39 नंबर में, पीताम्बर में कौन सा समास है। क्या होता है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। पीताम्बर में कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि होता है, तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है, या फिर द्विगु समास होता है। तो पीताम्बर, पित हो जिसका अंबर, मतलब पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाला, ठीक है। तो पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाला क्या होता है, पीताम्बर होता है। तो पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, किसकी बात की जा रही है, विष्णु की यहाँ पर बात की जा रही है। तो विष्णु जी क्या होता है, पीताम्बर होता है, ठीक है। पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाला पीताम्बर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है इसका जब समासिक विग्रह हम करते हैं, समासिक विग्रह करने पर ये अपने अर्थ को, वास्तविक अर्थ को छोड़ देता है और किसी तीसरे अर्थ को यहाँ पर ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, वास्तविक अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है। और जो ये तीसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। और तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया जिसमें जो है कारक चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है, ठीक है, कारक चिन्हों का लोप होता है। और जो कर्मधारय समास है ये तो हमने आपको बता ही दिया, द्विगु समास भी हमने आपको बता ही दिया। ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है, इतनी सी बातें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के लिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पर चौपाया, चौपाया में कौन सा समास है, ठीक है। चौपाया में कौन सा समास है, चौपाया में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या फिर द्वंद्व समास। चौपाया में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी में है द्विगु समास, डी में है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर चौपाया, चौपाया मतलब चार हो जिसके पाया, क्या लिया गया है, चार है जिसका पाया, ठीक है, चौपाया। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को आप देखेंगे, प्रथम पद आपका है संख्यावाची, क्या है, संख्यावाची है। प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है। प्रथम पद क्या है, संख्यावाची। तो ये संख्यावाची जो शब्द होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाची शब्दों का जो शुरुआत होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो ये हमारा किसका उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर में, 41 नंबर में। दोस्तों हमने इसमें वे सारे प्रश्न को हमने एडजस्ट किया है जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस, जितने भी आपके जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं, उसमें आपके लिए विशिष्ट रूप से आ सकते हैं, ठीक है। और जो संभावित हैं उनको भी लिया है, जो संभावित नहीं है उनको भी लिया है। और जो आपके लिए संभावित प्रश्न हैं और जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं, दोनों ही प्रश्नों का एक सेट है, एक समावेश है, ताकि आपको आगे जा कर के कोई भी ऐसा तो कोई भी एग्ज़ाम आपके जो है होते हैं तो उसमें आपके कोई भी प्रश्न समास के नहीं छूटेंगे, क्योंकि समास के प्रश्न में हम सभी जानते हैं कि जो समास के प्रश्न होते हैं उसमें क्या होते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। और ये जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं वो सारे प्रश्न क्या हैं, वे सारे प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से समास से संदर्भित है और बार बार एग्जामिनेशंस में रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोपाल में कौन सा समास है, गोपाल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी है आपका अवयवी भाव समास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, दोनों ही पद हमने आपको बताया था
कि उपमान उपमेय का संबंध होता है। क्या होता है? उपमान उपमेय का संबंध होता है। बहुब्रीहि समास में हमने आपको बताया था कि ये अब जब विग्रह करते हैं तो अपने अर्थ को छोड़ के कुछ विशिष्ट अर्थ को या फिर तीसरे प्रकार के अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। और अवयवी भाव समास भी हमने आपको बता दिया था। तो जो पहला पद अवयव होता है, पहला पद छोटा होता है, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, या पहला पद आपको क्या होता है? जो आपका उपसर्ग होता है ना, पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो आ, अव, अप, अपि, अधि, अति जो है जितना भी शब्द होते हैं, अनु, सम, सु, निर, निस, दूर, दुस, प्रति, परि, जो जितना भी शब्द होता है ये जो उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये उपसर्ग जितना है ये सभी अवयव होते हैं। अवयव उसे कहते हैं जो अब किसी भी मतलब जो वाक्यों में प्रयोग जब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम किसी भी प्रकार की जो वचन, लिंग आदि होते हैं उनका उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसी को अवयव बोला जाता है। तो अवयवी भाव समास के बारे में हमने आपको बता दिया, जो प्रथम पद अवयव होता है। लेकिन यहाँ पे है गोपाल में कौन सा समास है? किसमें? गोपाल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी है अवयवी भाव समास। ठीक है, तो गोपाल जो होता है ये श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। गोपाल, गो को पालने वाला, गो को चराने वाला, तो गोपाल जो है किसके लिए कहा गया? श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि समास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है 42। इसमें है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जिस समासिक पदों में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, वह कहलाता है। दोनों पदों की प्रधानता होती है तो हमने आपको बताया था कि वहाँ पर द्वंद्व की स्थिति हो जाती है, हमें स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती है कि वो क्या है, मतलब उसमें किसकी प्रधानता है। जैसे राधे श्याम, राधे कृष्ण आदि जो शब्द होते हैं इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और वो होता है आपका द्वंद्व समास आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 43 नंबर में। ठीक है, इनमें से कौन सा समासिक पद सही नहीं है? क्या दिया गया है? समासिक पद सही नहीं है। इनमें से कौन सा समासिक पद सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है 5 है आनन जिसके। ठीक है, 5 है आनन जिसके, पंचानन अर्थात शिव की यहाँ पर बात की जा रही है। नीला है जो अंबर, नीलांबर, क्रम के अनुसार यथा कर्म, प्रमाण देने में पटु, प्रमाण पटु। ये आपको कुछ दिए गए हैं समासिक विग्रह और आपको चुनना है कि कौन सा समासिक विग्रह सही नहीं है। ठीक है, समासिक विग्रह सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि क्रम के अनुसार, तो क्रमानुसार, क्रम के अनुसार क्या होता है? क्रमानुसार। यहाँ पे दिया है यथाक्रम, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सही नहीं है, अर्थात यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही उत्तर यही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर में। कितने नंबर में है? 44 नंबर में। इसमें बताया गया है कि इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? किस शब्द का समास विग्रह सही है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, क्या है? विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह। वनवास, वन का वास। महापुरुष, महान तथा पुरुष। ठीक है, महापुरुष, महान तथा पुरुष। ये देखिए कौन सा विग्रह यहाँ बोल रहा है कि सही है, आपको सही बताना है। वनवास, वन का वास। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। सत्य के लिए आग्रह होता है, सत्य का आग्रह नहीं होता। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विद्यालय जो होता है ये विद्या के लिए आलय है। क्या है? विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए जो घर बनाया जाता है उसी को हम लोग विद्यालय कहते हैं। यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो गई होगी। अब चलते हैं, देखते हैं 45 नंबर में क्या दिया गया है। 45 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास के क्या उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए है महाजन, ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर, ऑप्शन सी है कष्ट साध्य, ऑप्शन नंबर डी है यथा शीघ्र। ठीक है, तो यथा शीघ्र हमने आपको बताया था जिसमें यथा हो, ये सभी क्या है? जो उपसर्ग हो,
उपसर्ग हो या फिर प्रथम पद प्रधान हो तो ये सभी होता है हमारा अवयवी भाव समास। तो ये तो हमारा अवयवी भाव समास है, ये तो हमारा कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। ठीक है, आगे देखते हैं पीताम्बर। तो पीताम्बर मतलब पीला हो वस्त्र जिसका, तो ये हमारा विष्णु जी होते हैं। तो ये हमारा कौन सा जो हो जाता है, ये हमारा हो जाता है बहुव्रीहि। कौन सा हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका अवयवी भाव, अवयवी होता है ये आपका होता है बहुव्रीहि। ठीक है, ये क्या होता है, बहुव्रीहि हो जाता है। कष्ट साध्य मतलब कष्ट को साधने वाला है ना, कष्ट साध्य होता है, कष्ट साध्य। और ये है महाजन, महाजन महान हो जो जन, मतलब यहाँ देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी, कर्मधारय समास जो होता है उसमें उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो महाजन महान हो जो जन, महान हो जो जन, तो यहाँ पर जन की विशेषता बता रहा है महान। ठीक है, तो महान है जो जन वही महाजन होता है। तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। आगे देखते हैं 46वें नंबर के प्रश्न पर। 46वां नंबर का प्रश्न है, 46 नंबर का प्रश्न है, किस समासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है। ठीक है, किस समासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, आगे दिया है गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो यहाँ दिया गया है कि किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है। तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। ठीक है, गुरु और शिष्य, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, और राजपुत्र राजा का पुत्र, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। गुरु दक्षिणा जो होता है यहाँ होता है गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, क्या होता है, गुरु के लिए दक्षिणा। तो गुरु के लिए दक्षिणा हमारा होगा जो समासिक पद, ये हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ दिया गया है गुरु की दक्षिणा, तो ये हमारा गलत होगा, इसलिए हमारे प्रश्न के दृष्टिकोण से ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो 46 प्रश्न हमने अभी तक देख लिए हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं या फिर जो संभावित प्रश्न हैं, और भी कई प्रश्न हैं इसके अंदर, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला है 47 नंबर में। 47 नंबर में है किस विकल्प में समस्त पद का विग्रह गलत है। समस्त पद का विग्रह गलत है, जो पद दिया गया है समासिक पद उसका विग्रह गलत है। तो यहाँ आपको खोजना है। सबसे पहले देखिए यहाँ शताब्दी, शताब्दी सत अब्दों का समाहार, सत अब्दों का समाहार, जो शताब्दी होता है ये 100 वर्षों का समाहार होता है, ये यहाँ के दिया गया है। दूसरा है दाल रोटी, दाल और रोटी, बिल्कुल दाल और रोटी दोनों शब्द यहाँ पे प्रधान है। भयभीत, भय से भीत, पथ भ्रष्ट रास्ते से भटका हुआ, ये याद रखिएगा। आपको यहाँ पर ये प्रश्न आपको भटकाने का प्रयास करेगा। तो पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो जाना, विमुख हो जाना ही पथ भ्रष्ट कहलाता है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका पथ भ्रष्ट मतलब रास्ते से भटका हुआ, रास्ते से भटका हुआ ही आपका क्या कहलाएगा, पथ भ्रष्ट कहलाता है। तो रास्ते से भटका हुआ नहीं, यहाँ पे आपको पथ दिया रहेगा क्योंकि यहाँ पे अलग दिया हुआ है, इसीलिए ये हमारा जो है गलत है, इसीलिए ये प्रश्न की दृष्टिकोण से सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर में। आप देखिए 48 नंबर में प्रश्न है हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या होता है। हस्त द्वारा लिखा हुआ यानी कि हाथ द्वारा लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी है हस्त निमित्त किया हुआ, हाथ से निमित्त किया हुआ। हस्त और लिखित, हस्त पर लिखा हुआ। ठीक है, हस्त लिखित मतलब क्या होता है, हस्त द्वारा लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। हस्त द्वारा मतलब हाथ के द्वारा जो हम लिखते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तलिखित बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारे सामने प्रश्न नंबर 49, 49 नंबर का प्रश्न, और इसमें दिया गया है कि किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। समास विग्रह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, मुख्य है जो मंत्री। ऑप्शन नंबर बी है घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। और ऑप्शन नंबर सी है दही बड़ा, दही बड़ा मतलब दही का बड़ा। ऑप्शन नंबर डी है हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, हंस वाहिनी हंस है जिसका वाहन, ये तो हम लोग जानते हैं। हंस वाहिनी सरस्वती माता की बात की जा रही है, ये सही है। दही बड़ा, दही का बड़ा, बताओ भाई दही बड़ा तो आप सभी खाए होंगे, तो दही का बड़ा बनाया जाता है क्या, दही का बड़ा बनाया नहीं जाता है, दही में जो बड़ा डाला जाता है वो ना दही बड़ा कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है।
और ऑप्शन नंबर सी गलत होने के कारण, इसका समासिक विग्रह गलत होने के कारण ये हमारा ऑप्शन नंबर में सही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा सी, जो जिसका समासिक विग्रह गलत है। ये हमें याद रखना है, हम सभी को इसका बारे में ध्यान में रखनी है। इसे जब भी हमारे एग्जामिनेशंस में आए तो इसको हम लोग आसानी से हल कर पाएँ, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं और देखते हैं 50 नंबर में जो प्रश्न दिया गया। 50 नंबर में प्रश्न है आपका, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब जो अस्पष्ट रूप से प्रथम पद प्रधान होता है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी है अवयवी भाव समास। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? पहला पद जो है प्रधान होता है। ऑप्शन ए में है कर्मधारय, बी में है तत्पुरुष, सी में है बहुब्रीहि, डी में है आपका अवयवी भाव। किसमें प्रथम पद प्रधान होता है? तो हमने आपको बताया था कि प्रथम पद प्रधानो अवयवी भव, जो जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अवयवी भाव समास कहते हैं। और अवयवी भाव समास जो होता है इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें पहला पद अवयव होता है, पहला पद छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 51, 51 नंबर के प्रश्न को। 51 नंबर में जो प्रश्न है मेघाच्छादित। ठीक है, क्या दिया गया है? मेघाच्छादित समासिक पद में कौन सा पद समास है? कौन सा समास है? ठीक है, मेघाच्छादित में समासिक पद है और इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, ये आपको बताना है। मेघ आच्छादित, मेघ से घिरा हुआ है ना, मेघ आच्छादित मतलब मेघ से घिरा हुआ, तो करण तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। से वर्ण आपको यहाँ पर दिखेगा, से जो है आपको कारक चिन्ह यहाँ पर लोप हो रहा है, से कारक चिन्हों का यहाँ पर लोप हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मेघ आच्छादित मतलब करण तत्पुरुष यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, आगे है 52 नंबर में। क्या है आगे नंबर? 52 नंबर में प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है? प्रथम पद संख्यावाची हो जाए तो कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी में है अवयवी भाव समास और ऑप्शन डी में है द्विगु समास। तो प्रथम पद जिसमें संख्यावाची होता है वो आपका होता है द्विगु समास। हमने आपको बताया था प्रथम पद जिसमें संख्यावाची हो वो आपका द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि संख्यावाचक होने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे देखते हैं और कुछ प्रश्नों का श्रृंखला इसमें देखेंगे, जो प्रश्न की बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और जो है उसका भी हमने इसमें समावेश कर दिया था। तो आज के प्रश्नों का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि हम समास से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हमने समावेश किया है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। इतने सारे प्रश्नों को हमने अकेले समावेश करना मुश्किल है, तो हमने सारे प्रश्नों को लगभग समास के संदर्भ में इसमें परिवेश को लिया है, ताकि आपके सारे प्रश्न, सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएं। और जो आपको प्रश्न नहीं बनता होगा वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस प्रश्न को हम देख लेंगे। तो हमारे इस चैनल पर आप अभी तक बने हुए हैं, हमारे सारे वीडियोज़ को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रगुजार हम आप सभी के हैं। और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बेहतर दिनों की शुरुआत आपकी हो। इसके साथ आप सभी को अधिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली वीडियोज़ में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।